हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और आपका स्वागत करती हूँ रीति संप्रदाय के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय कंप्लीट करवा चुकी हूँ। रस के भेद के वीडियोज़ धीरे धीरे मैं आपको दे ही रही हूँ, जिससे आपको रस के प्रकार और उनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो सभी आपको समझ आ जाएंगी। तो आज मैं आपको रीति संप्रदाय के विषय में बताऊँगी, ठीक है। अलंकार संप्रदाय का वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। माफ़ी चाहती हूँ, 2-3 दिन से मेरे वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, लेकिन अब रेगुलर आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे। तो रीति संप्रदाय के विषय में कुछ जानते हैं। देखिए, रीति संप्रदाय क्या है। रीति संप्रदाय के बारे में मैं आपको रीति काल के, आप मेरे वीडियोस रीति काल की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के मेरे वीडियोस देखिए। रीति क्या है और रीति किसको कहते हैं, ये सभी मैं आपको काफ़ी अच्छे से उन वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप उनमें देख सकते हैं मेरे वीडियोज़ में जा कर के। फ़िलहाल रीति किसको कहते हैं, आपको कुछ थोड़ा सा क्लू यहाँ पर दे देती हूँ। रीति का मतलब होता है तरीका, ठीक है। यानी काव्य को लिखने का तरीका, कौन सा कवि किस रीति से काव्य को लिखता है, ठीक है, उसका तरीका क्या है, क्योंकि हर काम को करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो उस तरीके को हम क्या कहते हैं, रीति, ठीक है। तो जैसे कि जो रीति काल के कवि थे, उन्होंने, उनकी काव्य की विशेषता ये रही है कि उन्होंने अपने काव्य में किसी न किसी रीति को अपनाया। किसी ने काव्य को, किसी ने अलंकार को अपनी रीति बना लिया, किसी ने रस को अपनी रीति बना लिया, किसी ने छंद को अपनी रीति बना लिया। जैसे केशव दास थे, उन्होंने छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका लिखी, उसमें छंद ही छंद थे। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे वो किसी न किसी रीति गुण पर लिखे थे। किसी काव्य के ऐसे गुण पर लिखे, जैसे कि अलंकार पर लिखा या रस पर लिखा। तो इस तरह के जो होते हैं, जो लिखे जाते हैं, जो भी काव्य लिखा जाता है, वो रीति संप्रदाय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो रीति संप्रदाय जो है, वास्तव में देखिए, इसके प्रवर्तक थे आचार्य बामन, ठीक है। ये सभी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार रिपीट कर रही हूँ। और बामन के अनुसार, बामन ने कहा था रीतिरात्मा काव्य से, यानी रीति जो है वो काव्य की आत्मा है, ठीक। यानी अगर कोई भी काव्य आप पढ़ रहे हैं तो उसकी जो रीति, यानी उसका जो तरीका है, जो कि कवि ने अपनाया है, तो वही उसकी आत्मा होती है, ठीक है। रीति काव्य की आत्मा है, ये बामन के अनुसार कहा गया है। बामन ने एक बात और भी कही थी कि विशिष्ट पद रचना रीति, ठीक है, कि जो कवि की जो पद रचना रीति होती है, यानी जिस पद रचना को लेकर के उसने लिखा है अपने काव्य को, तो वो विशिष्ट पद रचना वास्तव में रीति कहलाती है, ठीक है। अब बामन ने जो है रीति को महत्वपूर्ण तो बताया ही, लेकिन रीति के साथ में गुणों को भी महत्वपूर्ण बताया था बामन ने, ठीक है। अब देखिए किस तरह से रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय, चूँकि उन्होंने रीति के साथ में गुण से मतलब ये है, जैसे कि प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, ये गुण जो होते हैं, तो इन गुणों को भी महत्वपूर्ण बताया रीति के अंतर्गत, क्योंकि इन गुणों से ही रीति हम कह सकते हैं कि रीति किस तरह की है कवि की, ये हम इन गुणों से ही पहचानते हैं, ठीक है। तो बामन ने गुणों को महत्वपूर्ण बताया था, इसलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से रीति को डिफाइन किया है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बामन ने रीति कौन कौन सी बताई थी। देखिए, रीतियों के भी कई प्रकार हैं जो कि अलग अलग विद्वानों ने बताए हैं। तो बामन ने 3 तरीके की रीतियाँ बताई थी। नंबर 1 वैदर्भी, नंबर 2 गौड़ी, नंबर 3 पांचाली, ठीक है। उन्होंने पांचाली को ग्राम्य रीति भी कहा, ठीक है। पांचाली को उन्होंने ग्राम्य रीति भी कहा। तो वैदर्भी जो रीति होती है वो वास्तव में जो जितने भी गुण होते हैं सभी गुणों पर आधारित होती है, ठीक है। वैदर्भी रीति का मूल आधार वास्तव में माधुर्य गुण होता है, यानी जहाँ पर माधुर्य गुण है वहाँ वैदर्भी रीति होती है। जबकि गौड़ी रीति के जो गुण होते हैं, गौड़ी रीति ओज तथा कांति गुणों से संपन्न होती है। यानी जहाँ पर ओज की बात चल रही है, जहाँ पर वीर रस का वर्णन है, ठीक है, ओज है, कांति है, तो ऐसी जगह पर गौड़ी रीति होती है काव्य में। जबकि पांचाली रीति जो होती है, पांचाली रीति माधुर्य और सुकुमार गुणों का विधान इसमें रहता है, ठीक है। और देखिए, मैं आपको आगे इस संबंध में खुल करके बताऊंगी। तो फिलहाल बामन ने 3 प्रकार की रीतियां बताई, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। और एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि बामन ने पांचाली को क्या नाम दिया था, तो उन्होंने ग्राम्य नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं दंडी।
दंडी ने गौड़ी तथा वैदर्भी का ही उल्लेख किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वामन ने 3 रीतियाँ बताई थी, जबकि दंडी ने सिर्फ 2 ही रीतियाँ बताई थी। उन्होंने पांचाली का उल्लेख नहीं किया था। ठीक है, अब आते हैं रुद्रट पर। रुद्रट ने ये तीनों ही रीतियाँ बताई थी, तीनों का ही उल्लेख किया, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। लेकिन उन्होंने एक तीसरी रीति और बताई जिसको हम लाटी कहा कहते हैं। ठीक है, उन्होंने लाटी की प्रतिष्ठा की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाटी रीति का उल्लेख जो है किस विद्वान ने किया था, तो इसका आंसर होगा रुद्रट। ठीक है, रुद्रट ने लाटी की प्रतिष्ठा की थी। अब देखिए, अब आते हैं भोजराज। भोजराज ने वास्तव में कितनी रीतियाँ बताई थी? 6 रीतियाँ बताई थी। तो 6 में से देखिए 4 तो यही हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। ठीक है, ये 4 तो हो ही गई जो आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 रीतियाँ और भी जोड़ दी भोजराज ने, अवंतिका और मागधी। ठीक है, अवंतिका और मागधी। ये देखिए दोस्तों, ये क्या होती है रीतियाँ, मैं आपको सभी बताऊंगी। अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि किस विद्वान ने कौन कौन सी रीतियाँ दी थी। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर पूछ ली जाती हैं और रीति संप्रदाय के अंतर्गत यही टॉपिक जो है सबसे कठिन होता है, जो स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आता। इसके बाद आते हैं कुंतक। देखिए, कुंतक जो थे उन्होंने रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में मतलब व्याख्या दी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुंतक ने व्याख्या मार्ग दिए। ठीक है, उन्होंने रीति नहीं दी बल्कि व्याख्या मार्ग दिए। किस तरह से? देखिए, उन्होंने 3 व्याख्या मार्ग दिए थे। उनके जो रीति है उसके अंतर्गत उन्होंने 3 मार्ग दिए थे। कौन कौन से मार्ग? एक सुकुमार मार्ग है, एक विचित्र मार्ग है और तीसरा मध्यम मार्ग है। तो सुकुमार मार्ग के अंतर्गत वैदर्भी रीति आती है। ठीक है, जिसमें कि वैदर्भी रीति जिसमें कि माधुर्य गुण होता है। ठीक, और जो विचित्र है उसके अंतर्गत गौड़ी रीति आती है, जिसमें ओज गुण तथा जो है ओज और कांति गुणों से संपन्न होती है ये। और मध्यम मार्ग के अंतर्गत पांचाली आती है। ठीक है, ये वाली जो पांचाली रीति है ये मध्यम मार्ग क्या है। तो कुंतक ने भी वास्तव में 3 ही रीतियाँ दी थी, 3 ही उल्लेख किया था, लेकिन उन्होंने मार्ग के रूप में उनकी व्याख्या की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कुंतक ने 3 मार्ग बताए थे और तीनों मार्गों को जो है रीति से जोड़ दिया था। ओके, फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए, अब आती है विश्वनाथ। विश्वनाथ ने रीतियों की संख्या 4 बताई है। ठीक है, देखिए 1 2 3 ये हमारी 3 रीतियाँ यहाँ पर हो गई और चौथी लाटी है जो कि रुद्रट ने दी थी। तो इन चारों का उल्लेख जो है वास्तव में विश्वनाथ ने किया था। विश्वनाथ ने कितनी रीतियाँ बताई थी? 4 बताई थी। ठीक है, जबकि राजशेखर ने अपने ग्रंथ राजशेखर की का जो ग्रंथ है कर्पूर मंजरी, उसमें राजशेखर ने वास्तव में 3 रीतियाँ बताई थी। ठीक है, राजशेखर ने 3 रीतियाँ बताई। देखिए, उनकी रीतियों के नाम अलग हैं लेकिन हैं सब वही रीतियाँ, केवल उनके नाम ही अलग हैं। जैसे देखिए, राजशेखर ने पहली बताई थी लच्छोवी। ठीक है, लच्छोवी जो है वो वैदर्भी ही होती है। उस दूसरी उन्होंने मागधी बताई थी। उन्होंने गौड़ी के विषय में नहीं बताया था। ठीक है, उन्होंने वैदर्भी के बाद में सीधे मागधी का वर्णन कर दिया। ठीक है, वैदर्भी के बाद उन्होंने सीधे मागधी रख दी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। वैदर्भी उनकी रीति थी लच्छोवी जिसमें वैदर्भी आती है, दूसरी मागधी और तीसरी पांचालिका। पांचाली से ही संबंधित है। ठीक है, तो राजशेखर ने 3 रीतियों का उल्लेख किया लेकिन उन्होंने गौड़ी रीति को नहीं बीच में लाए। वो उनकी जो रीति थी वो मागधी थी दूसरे नंबर की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं मम्मट की ओर। देखिए, मम्मट के अनुसार 3 रीतियाँ थी। ठीक है, मम्मट ने 3 रीतियाँ दी थी, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। देखिए, अभी आप इसको सिर्फ पढ़ लीजिए, मैं आपको एक डायग्रामेटिकली अच्छे से याद करा दूंगी किसने कितनी रीतियाँ दी थी। ठीक है, तो मम्मट ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, इन्होंने भी यही 3 रीतियाँ दी थी जो कि अन्य विद्वानों ने दी। ठीक है, लेकिन मम्मट की एक विशेष बात ये थी रीतियों के संबंध में कि मम्मट ने 3 वृत्तियों का भी उल्लेख किया था। ठीक है, एक थी उपनागरिका, दूसरी थी परुषा और तीसरी थी कोमला। ठीक है, इन 3 वृत्तियों का उल्लेख जो है मम्मट ने किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, तो देखिए, जो ये थी उपनागरिका जो थी वृत्ति, ये वास्तव में माधुर्य गुणों के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, उपनागरिका भी वैदर्भी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, बस अंतर सिर्फ ये है कि ये रीतियों के नाम है जबकि ये वृत्तियों के नाम है। तो उपनागरिका जो रीति है वो वैदर्भी रीति के अंतर्गत आती है और इसके जो गुण हैं वो माधुर्य गुण के अंतर्गत ही है। ठीक है, ये माधुर्य गुण सुकुमार बण योजना इसके अंतर्गत होती है, जबकि परुषा जो है वो गौड़ी के अंतर्गत आती है और कांति तथा ओज वीर रस का वर्णन ये इसके अंतर्गत आती है, जबकि पांचाली जो है वो सुकुमार
जो है सुकुमार गुण और माधुर्य के अंतर्गत पांचाली आते हैं। ठीक है, तो ये 3 रीतियाँ थी, 3 वृत्तियाँ थी जो मम्मट ने दी थी, उपनागरिका, परशा और कोमला। ठीक है, अब देखिए चिंतामणि ने क्या कहा। चिंतामणि ने कहा था, हाँ एक चीज़ और भी, कि आनंदवर्धन ने रीति के लिए संघटना का प्रयोग किया। आनंदवर्धन ने वास्तव में रीति शब्द जो है उसको संघटना बताया। संघटना का मतलब कि उससे जुड़ी, काव्य से जुड़ी हुई घटना। ठीक है, अब चाहे वो घटना का अलंकार से रिलेटेड हो, चाहे वो घटना रस से रिलेटेड हो, लेकिन एक संघटना बताया उन्होंने, आनंदवर्धन ने। ठीक है, अब आते हैं चिंतामणि। देखिए चिंतामणि ने क्या कहा, उन्होंने कहा रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार। चिंतामणि ने कहा कि रीति वास्तव में सुभाषा, रीति जो है एक अच्छी भाषा की कविता है जो कि कवि वर्णन करता है किसके अनुसार, बुध। बुध का मतलब विधि अनुसार। ठीक है, यहाँ पर बुध का अर्थ विधि मानेंगे। तो जिस विधि से कविता का वर्णन हो रहा है एक अच्छी भाषा में, ऐसे कवित्व को उन्होंने रीति संप्रदाय के अंतर्गत माना। उन्होंने कहा कि विधि के अनुसार जब वर्णन है तो वही रीति है। ठीक है, केशव दास ने क्या कहा, उन्होंने व्यवहार का अर्थवाचक बताया रीति को। ठीक है, उन्होंने कहा कि रीति जो है वो व्यवहार का अर्थवाचक है। जैसे कि मुग्धा लज्जा प्रायरति वर्णत है इति रीत, मतलब जैसे कि लज्जा क्या है, एक व्यवहारिक गुण है। ठीक है, मुग्धा यानी मुग्ध होना क्या, ये भी एक व्यवहारिक गुण है। तो उन्होंने इन गुणों को रीति के अंतर्गत बताया, मतलब व्यवहार का अर्थवाचक बताया केशव दास ने। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए देव ने रीति को काव्य का द्वार बताया और रस से अभिन्न बताया। देव ने कहा कि रीति जो है वो काव्य का द्वार है और ये रस से अभिन्न होता है, यानी रस से अलग नहीं है, ये रस से ही जुड़ा हुआ होता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको अच्छी तरह याद हो जाए कि किसने कौन सी रीतियाँ दी थी। देखिए वैदर्भी रीति, अगर हम मम्मट की बात करें तो उन्होंने वैदर्भी और वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये तीनों रीतियाँ दी थी और उन्होंने 3 वृत्तियाँ भी बताई थी। ठीक है, कुंतक की बात करें तो कुंतक ने ये 3 रीतियाँ दी थी। ये देखिए मैंने सभी का एरो लगा दिया है। बामन ने भी 3 रीतियाँ दी थी। दंडी ने 2 रीतियाँ दी थी, गौड़ी और वैदर्भी। रुद्रट ने जो है 4 रीतियाँ दी थी, ये लाटी उन्होंने ही दी थी। ठीक है, ये देखिए मैंने संख्या भी सबकी आगे लिख दी है। और भोजराज ने 6 रीतियाँ दी थी, जो कि ये सभी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ लेंगे। और राजशेखर ने ये 3 दी थी, ये देखिए इनके नाम भी मैंने लिख दिए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। वैदर्भी रीति जो है उसमें सभी गुण विद्यमान रहते हैं काव्य के, ये समास रहिता होती है, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए समास की आवश्यकता नहीं पड़ती। गौड़ी रीति जो है वो ओज और कांति गुणों से संबंधित होती है, इसमें समास की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, दीर्घ समासों का प्रयोग होता है। पांचाली रीति जो है वो माधुर्य और सुकुमार से रिलेटेड होती है और इसमें कम समासों का यूज़ होता है। जबकि लाटी जो है उसमें ना अधिक और ना कम, यानी मध्यम प्रकार के समासों का यूज़ होता है, तो ये लाटी कहलाती है। अब ये समास का यूज़ कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप 4 ये बातें समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, भरत मुनि ने गुणों को रीति का आधारभूत तत्व स्वीकार किया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भरत मुनि ने गुणों के रूप में स्वीकार किया रीति को। ठीक है, और 10 गुण बताए थे। इसके अलावा भरत मुनि ने भी 4 प्रवृत्तियाँ दी थी, अवंती, दक्षिणतया, पांचाली और मागधी। ठीक है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भरत मुनि ने 4 प्रवृत्तियाँ दी थी। इसके अलावा कुछ विद्वान हैं जिन्होंने रीति के संबंध में अपने अपने विचार रखे थे, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन और रामदहीन। इनको भी मैं बता देती हूँ कि क्या विचार रखे थे। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा रीति के विषय में। रीति का विधान शुद्धवाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुआ है। इस दृष्टि से कोमल रसों, कोमल वर्णों और रौद्र भयानक आदि उग्र कठोर रसों में परुष और कठोर वर्णों का प्रयोग अच्छा बताया गया है। मतलब रीति का विधान शुद्ध भाव को उत्पन्न करने के लिए हुआ है। ठीक है, शुद्ध प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही थी कि वो कोमल रसों में, कोमल वर्णों में और कठोर रसों में, इन सभी में व्याप्त हो रहती है। ठीक है, रीति। और आचार्य शुक्ल ने का रीति विवेचन पेटर और रेनेवेलेक सदृश पाश्चात्य चिंतकों से प्रभावित है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आचार्य शुक्ल का रीति विवेचन किससे प्रभावित है, तो पेटर और रेनेवेलेक से प्रभावित है। ठीक है, और नगेंद्र ने जो है ये कहा यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व समानांतर से रीति के तत्वों में ही अंतर्भूत हो जाते हैं तथा रीति के तत्वों का उपयुक्त शैली तत्वों में अंतर्भाव हो जाता है। नगेंद्र ने ये बात कही जो यूरोप के आचार्य हैं उनकी जो शैली है वो वास्तव में रीति के तत्वों से संबंधित हैं। ठीक है, ये बात कही थी उन्होंने। जबकि रामदहीन मिश्र ने कहा था शब्दार्थ शरीर काव्य के आत्मभूत रसादि का उपकार करने, प्रभाव बढ़ाने वाले पदों की जो विशिष्ट रचना है उसे रीति कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि शब्दार्थ
और जो काव्य का शरीर है, ठीक है, उसका रस का उपकार करने वाले, यानी उसके रस को बढ़ाने वाले और प्रभाव को बढ़ाने वाले जो शब्द हैं, जो रचना है, उसको रीति कहा रामधीन मिश्र ने। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको रीति के विषय में कुछ बातें बताई, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को मेरे वीडियो शेयर कीजिए और मुझे अपने सुझाव दीजिए आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।